हेलो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम रितिका है और मैं आप लोगों को साइंस की बेहतरीन तैयारी करवा रही हूँ। तो गाइज आप लोग जानते हो कि साइंस के पेपर का लेवल इतना भयंकर होता है कि स्टूडेंट्स आके बार बार बोलते हैं कि यार मैम साइंस का पेपर बहुत मुश्किल था। पता नहीं साइंस का पेपर हर बार ही मुश्किल आता है, अनएक्सपेक्टेड सब पेपर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने मेरे पास ये आपका लास्ट ईयर का पेपर पड़ा है, ठीक है, जो मेरे पास हमेशा होता है जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक लास्ट ईयर के जो पेपर है आपका लास्ट टाइम का 7 जुलाई का, उसके क्वेश्चन जो है साथ साथ में प्रैक्टिस करवाती चलते हैं, ठीक है। तो पेपर का लेवल को इतना मुश्किल नहीं था कि विज्ञान हो ना सके। बस बात ये थी कि अगर आपने रटा, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा नहीं तब तो मुश्किल है। तो यही तैयारी शानदार करवाने के लिए मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको एक दो टॉपिक्स के बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी और उसके बाद हम लोग उन टॉपिक्स के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो विद्युत है, वो मेरे भाइयों इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, जिसके बारे में हम लोग तैयारी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है यार? क्या आप लोग अपनी लाइफ बिना इलेक्ट्रिसिटी के इमेजिन कर सकते हो? 1-2 घंटे के लिए भी बिजली चले जाए ना, भगवान दिख जाते हैं कि ये भगवान बिजली लाइट आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी क्यों चले गई, ये तो बुरा हाल हो गया यार। अगर लाइट चले जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है तो बुरा हाल हो जाता है, दिल पर लग जाती है कि नहीं यार लाइट तो होनी चाहिए, लाइट होगी तभी एसी टीवी फ्रिज मोबाइल लैपटॉप चलेगा, तभी तो आप लोग मुझे मिल पाओगे, तभी तो हम सेशंस में पढ़ पाएंगे, है ना। तो इसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगी वो एरिया जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब गाइज इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले थोड़ा सा एटम की तरफ देख लेते हैं ना, थोड़ा पीछे आ जाओ बैकग्राउंड में, एटम को समझो। ये आपका परमाणु है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। परमाणु का ये जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में केंद्रक, इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइज वो आर पार चक्कर लगाते रहते हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके सेंटर के अंदर प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली चक्कर आप लोगों के लगा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज मेरे दोस्तों याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस द्वारा, और फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं विद इन द लिमिट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर फ्रीली आपके घूम सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। सारी की सारी मेटालिक बॉडीज जैसे कि एसिड्स, ह्यूमन बॉडीज हो गई, ये गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं विद्युत के। और लकड़ी रबड़ ये सारे कुचालक होते हैं, इन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी की ना एक डेफिनेशन है मेरे भाइयों, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी विज्ञान के अंदर रेट वर्ड इस्तेमाल होगा तो आप उस चीज को टाइम के साथ डिवाइड करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखना, ठीक है। जब भी रेट वर्ड आएगा तब आप उस चीज को समय के साथ डिवाइड करोगे। जब समय के साथ हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेट। ये चीज साइंस के अंदर हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ मोशन या फिर किसी भी चीज का रेट निकालना है तो रेट जो होता है वो समय से डिवाइड करके निकलता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज फ्लो करता होगा जब करंट फ्लो करता है? देखो प्रोटॉन तो फ्लो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बंद है, न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है। तो प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर फिक्स है, न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है, ये तो फ्लो कर ही नहीं सकता, ये तो परवाह कर ही नहीं सकता। परवाह कर क्या सकता है? केवल इलेक्ट्रॉन्स परवाह कर सकते हैं, केवल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण, ठीक है। और सिल्वर मेरे दोस्तों बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये बात भी आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूं मैं, विद्युत धारा के बारे में, तो आ जाओ करंट के बारे में समझते हैं। गाइस जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका करंट फ्लो करता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट फ्लो करेंगे तो राइट से लेफ्ट की दिशा के अंदर आपका करंट फ्लो करेगा। और करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आपका चार्ज डिवाइड बाय टाइम, इसे हम लोग करंट कहते हैं। आप लोग जानते हो कि जो पिछला एग्जाम आपका आया था, इस एग्जाम से मतलब पिछले से पिछला एग्जाम आया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो करंट है उसके यूनिट्स क्या होते हैं? स्केलर होते हैं, वेक्टर होते हैं। दोस्तों करंट के यूनिट स्केलर होते हैं। मैंने ये पढ़ाया था अपने स्टूडेंट्स को और उन्होंने 101% इस क्वेश्चन को राइट टिक किया था।
मैक्सिमम लोग वेक्टर लगा के आए, कहते हैं हमें तो पता है करंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसकी विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो करंट तो वेक्टर हो गया। नहीं मेरे भाइयों, नहीं। करंट जो होता है आपका विद्युत, ये एक प्रकार की सदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशियां वो होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको परिमाण चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिन्हें एक्सप्रेस जब हम करते हैं तो हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, साथ में डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट आवश्यकता होती है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, सिर्फ हमें परिमाण चाहिए होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज मेरे भाइयों ध्यान में रखना, याद में आप सभी लोग रखना। ठीक है, ये करंट की चीज हमेशा ध्यान में याद में रखना। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम करंट में तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो हमने क्यों नहीं कहा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। गाइस वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी होने के लिए एक और फैक्टर होता है कि वो क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से अगर सॉल्व होती है तो उसको हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जो क्वांटिटीज क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व होती है उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखना, इसको डबल स्टार मार्क करके अपने दिमाग के अंदर रख लो कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपकी। ठीक है, ये चीज याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बचपन में मैथ्स में पढ़ते थे आई कैप जे कैप के कैप +1 +2 में, ये वही है। ठीक है, मैं उसमें डीप में तो नहीं जाऊंगी, बट डॉट प्रोडक्ट से आपका करंट सॉल्व होता है, इसीलिए करंट आपकी कैसी राशि है, आपकी स्केलर क्वांटिटी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, करंट एक अदिश राशि है। ये लास्ट टू लास्ट पेपर के अंदर पूछा गया था आपके एग्जाम में। करंट कैसा यूनिट एम्पियर होते हैं और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहा जाता है। गाइस अब दो डिवाइसेस हैं, एक होती है एमीटर और एक होती है गैल्वेनोमीटर। एमीटर हमें मेजर करके देता है कि कितना करंट प्रेजेंट है। मान लो मैं बोलूँ 100 एम्पियर प्रेजेंट है, 20 एम्पियर प्रेजेंट है, 50 एम्पियर प्रेजेंट है, 80 एम्पियर प्रेजेंट है, तो एमीटर का काम क्या होता है, हमें मेजर करके देना कि कितना करंट प्रेजेंट है। और गैल्वेनोमीटर का काम होता है, गैल्वेनोमीटर हमें डिटेक्ट करके बताता है कि क्या करंट प्रेजेंट है या फिर करंट प्रेजेंट नहीं है। ये काम गैल्वेनोमीटर का होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो किसी डिवाइस के अंदर आपने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया। जैसे ही आपने किसी डिवाइस के अंदर गैल्वेनोमीटर को अटैच किया, ये गैल्वेनोमीटर की जो ये रीडिंग नीडल है ये फटाफट से डिफ्लेक्ट करेगी हम लोगों को ये बताने के लिए कि करंट प्रेजेंट है। अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करी तो हमें पता चलेगा करंट प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान रखना इन दोनों में फर्क। एमीटर हमें बताता है कितना करंट प्रेजेंट है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर, 80 एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर हमें बताता है कि क्या करंट है या करंट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को साथ साथ में सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आती जा रही। अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते रहो, एक एक चीज को ढंग से समझते रहो। ठीक है, विज्ञान बहुत आसान है, ट्रस्ट में, विज्ञान बहुत बहुत ज्यादा आसान है, डे टू डे लाइफ में है। आप डे टू डे लाइफ से रिलेट करके इसको पढ़ सकते हो, इसे समझ सकते हो। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और रट्टाफिकेशन यहाँ नहीं चलती। आपको कोई बोले कि हम साइंस में रट्टे बजवा देंगे, हम साइंस में रट्टे मारेंगे, साइंस रटके करनी है, तो कभी वहां पढ़ो मत। ठीक है, और खुद भी ये चीज ना करो। जो आपको टीचर भी ऐसा कहते हैं ना कि मैं रट्टे करवा दूंगा, दोस्तों इसे रट लेंगे हम, नॉनसेंस बात है ये कि हम रट लेंगे, क्योंकि रट के विज्ञान नहीं आती, उन्हें खुद को नहीं आती, इसका मतलब उन्होंने खुद ने रटी हुई है। रट के साइंस नहीं होगी, मैं पहले बता दूं आपको, समझ के होगी, समझ के होगी, समझ के होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, प्रतिरोध। गाइस देखो रेजिस्टेंस क्या है। अब देखो आप लोगों के लाइफ में रिश्तेदार हैं, ठीक है, रिश्तेदार रेजिस्टेंस होते हैं। सिंपल, आप मान लो कि मैंने आपको फोन किया कि हेलो यार ऐसा है, ठीक है, मौसम बहुत मस्त हो रखा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। आप लोग बोले हाँ ठीक है मैम चलो घूमने चलते हैं। मैं कहा बढ़िया, ठीक है। आप तैयार होना शुरू हो गए। मैं कहा यार बट मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, मेरी क्लासेस रहती है, तो मैं लगा लो कम से कम 9 साढ़े 9 बजे तक तुम्हारे पास आऊंगी, हम 11 बजे तक घर वापस हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 12 बज जाएंगे। आपने बोला ठीक है मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने घर बोल दिए चलो चलो। अब आप रेडी होके आने लगे हो मुझसे मिलने, और सडनली आपके घर आपके रिश्तेदार टपक जाते हैं। रिश्तेदार बोलेंगे कहाँ जा रही है, आप बोलोगे घूमने।
ठीक है। रिश्तेदार बोलेंगे क्यों जा रही है घूमने, कहाँ जा रही है घूमने, इतनी रात को लड़कियों को घूमना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपकी मम्मी आपको भड़काएंगी कि क्यों आपने लड़की को हाथ से निकाल रखा है, ये रात रात भर घूमती है, ये बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये काम रेजिस्टेंस ये रिश्तेदारों का काम होता है ऐसा करना, रेजिस्टेंस क्रिएट करना। आप फ्लो होना चाहते हो, प्रवाह होना चाहते हो, लेकिन आपको जो रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। इसी प्रकार करंट भी आपका फ्लो होना चाहता है, प्रवाह होना चाहता है, लेकिन प्रतिरोध उस करंट को रोकती है। तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस रिश्तेदार है करंट की, जो उसे हमेशा रोकने की कोशिश करती है। रेजिस्टेंस को इसके यूनिट्स ओम्स होते हैं मेरे दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, इंसुलेटर के अंदर आपके सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकों के अंदर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें से करंट फ्लो नहीं होता, नो करंट कैन फ्लो थ्रू देम, इनके अंदर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर की, कंडक्टर की लंबाई कितनी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किस कंडक्टर का एरिया कितना है। ठीक है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। अब मैं ना आपको समझाऊंगी, आप साथ में देखना। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम रो को लगाते हैं L/A, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्षेत्रफल के इनवर्सली। अब गाइस फटाफट से ना, अगर आप लोग अपने रूम में बैठे हो, अगर आपके आसपास एसी है तो एसी की तार होगी, एक बार एसी की तार देख लो, या फ्रिज की तार देख लो। आपने कभी नोटिस किया होगा कि एसी की तार, फ्रिज की तार बहुत मोटी होती है, इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसमें क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, तभी रेजिस्टेंस जो है इसमें कम लगता है, इसमें प्रतिरोध कम लगता है। तो एरिया ज्यादा होने के कारण इसमें जो रेजिस्टेंस लगता है, प्रतिरोध लगता है, वो लेस लगता है। तभी एसी की तारें मोटी मोटी बनाई जाती हैं, ताकि इसका क्षेत्रफल बड़ा हो, इसमें प्रतिरोध कम से कम लगे और करंट बढ़िया फ्लो हो। क्योंकि यार एसी ऐसे थोड़ी ना काम करता है, बहुत ज्यादा करंट चाहिए एसी को फ्लो करने के लिए, एसी को चलने के लिए, वॉशिंग मशीन को चलने के लिए, इनको चलने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए। तो कैसे करंट होगा? अगर आपका एरिया ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध कम लगेगा, करंट फ्लो हमारा ज्यादा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका होता है ρL/A। ये ध्यान में रखना मेरे दोस्तों। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और मटेरियल क्या है कंडक्टर का, कि आपका जो मटेरियल है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, उस पर भी डिपेंड करता है कि प्रतिरोध आपका कितना कैसा होगा। अब गाइज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टर्स के बारे में। देखो दो प्रकार से ना रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करा जाता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ए सेंड हो जाओ। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? लेट सपोज करो आप लोगों ने कोई गलती कर दी। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई कर दी है गलती। ठीक है, गलती कर दी है आप लोगों ने, बहुत ही भयंकर गलती करी है मेरे दोस्तों, वेरी बैड वेरी बैड। तो आपने कोई गलती करी, अब आप भाग रहे हो, आपके पास, मैं आपके पीछे डंडा लेके भाग रही हूँ, आप आगे आगे मैं पीछे पीछे। मैंने कहा यार तुम ऐसी इतनी बड़ी गलती कर सकते हो, गए तुम मेरे हाथों। मैं आपके पीछे डंडा लेके भाग रही हूँ, आप आगे भाग रहे हो, और आपके पास भागने के लिए केवल एक ही रास्ता है मेरे दोस्तों, केवल एक ही रास्ता है। तो हम बोलेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब भी करंट के पास, यानी कि आपके पास आप करंट हो, भागने का एक ही रास्ता, उसे सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध निकाला जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के फॉर्मूले से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सपोज करो इन बल्ब के अंदर ही करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब करंट फ्लो कर रहा है, पहले बल्ब से फ्लो कर रहा है, फिर ये दूसरे बल्ब में जा रहा है, फिर ये तीसरे बल्ब में जा रहा है। अब करंट के पास भागने के कितने रास्ते हैं यार? एक ही तो रास्ता है जिससे करंट भाग पा रहा है, तो हम इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? चलो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? मान लो आपने गलती कर दी, अब आप भाग रहे हो आगे आगे, मैं आपके पीछे पीछे भाग रही हूँ डंडा लेके। आप इधर भी भाग सकते हो, इधर भी भाग सकते हो, सीधा भी जा सकते हो। आपके पास भागने के जब एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, तो हम उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसी प्रकार मेरे दोस्तों, करंट के पास जब भागने के एक से ज्यादा रास्ते हो, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतरण क्रम होता है। देखो कैसे, अब यहाँ पे करंट जो है वो ऊपर भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे करंट को भागने के एक से ज्यादा रास्ते हैं, तो हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, समानांतरण क्रम संयोजन हम लोग इसे कहते हैं। तो 1/Rp रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से मेरे दोस्तों कैलकुलेट होता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 से मेरे दोस्तों कैलकुलेट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको ये पॉइंट समझाकर आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों आपसे एक छोटा सा सवाल कि जो हमारे घरों के अंदर अरेंजमेंट होती है वो श्रेणी क्रम संयोजन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जो हमारे घरों के अंदर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो आपका कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। मान लो आपका यहाँ पंखा लगा है, यहाँ पे मान लो आपका एसी लगा है, यहाँ पे मान लो आपका फ्रिज लगा है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर मान लो आपका फैन किसी कारणवश खराब भी हो जाता है, चलना बंद भी हो जाता है, तो आपके एसी तक करंट भागता है तो आपका एसी चलता है। आपके मेरे दोस्तों फ्रिज तक भी करंट जाता है तो आपका फ्रिज चलता है। तो इस केस में आपके दोनों के दोनों वर्क कर पाते हैं, ये दोनों के दोनों आप लोगों के काम कर पाते हैं। तो अगर करंट के पास एक से ज्यादा रास्ता नहीं होगा बाई चांस, तो यहीं पे फैन लगा है, यहीं एसी लगा है, यहीं फ्रिज लगा, फैन खराब हो तो एसी और फ्रिज में तो करंट ही नहीं जाएगा, ये तो चलेगा ही नहीं। तो हमारे घरों के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो समानांतरण क्रम संयोजन है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने दिवाली की लाइट्स देखी हैं गाइस? जब मैं ना दिवाली की लाइट्स लेने जाती हूँ ना, तो मैं बहुत कंजूसी करती हूँ, मैं आपको सही फ्रैंकली बता रही हूँ। मैं सोचती हूँ यार 100 रुपये की लड़ी खरीद लो, है ना, एक दिवाली कट जाए, फिर दिवाली अगले साल आएगी, अगले साल नई लड़ी ले लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं 100 रुपये की लड़ी लेके आती हूँ, एकदम चाइनीज माल, ठीक है। अब मैं 100 रुपये की लड़ी लगाती हूँ, लड़ी लगाते लगाते एक आधा बल्ब टूट जाता है। जब एक आधा बल्ब टूट जाता है तो आगे की पूरी लड़ी बंद हो जाती है, चलती नहीं, सिर्फ आधी लड़ी मेरी जलती होती है और आधी लड़ी मेरी बंद हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब लगे, श्रेणी क्रम संयोजन में। एक बल्ब खराब हुआ, करंट के पास भागने का एक रास्ता, आगे के बल्बों में करंट पहुंच ही नहीं रहा, तो आपकी लड़ी आधी जल रही आधी खराब हो गई, ठीक है। और जो महंगी वाली लड़ी आती है 500-600 रुपए की, वो लड़ियां थोड़ी महंगी होती हैं, उनके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर एक आधा बल्ब खराब हो जाता है तो बाकी के बल्बों के अंदर करंट भागता रहता है, चलता रहता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इससे पहले कि ये सब कुछ मैं आपको समझाऊं, सिखाऊं, ओम्स लॉ सिखाऊं, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कराना चाहती हूँ। ये रहा आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पीछे जाके पढ़ेंगे। एक बैटरी है कितनी, 15 वोल्ट की। नहीं यार, इस क्वेश्चन में भी मुझे पीछे का सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, एक सेकेंड रुक जाओ। तो चलो छोड़ो दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ा सा पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलो छोड़ो मेरे फ्रेंड्स, 2 स्लाइड है, पढ़ ही लेते हैं, ओम्स लॉ को समझ लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाइस एक चीज है, एक कहानी है। कहानी क्या है? कहानी इस प्रकार है कि मान लो मैंने आपको बोला कि यार मैं तुम्हारे घर घूमने आऊंगी, आपने बोला मैम आ जाओ, मैं आपको ना झरने के नीचे लेके चलूंगा, हम इंजॉय करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं आपके घर घूमने आया, आप मुझे पानी के झरने के नीचे लेके गए, हम दोनों नहाए, हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, और हम घर वापस आ गए। जैसे ही हम घर वापस आए, मुझे छींक लग गई, खांसी लग गई, जुकाम लग गया, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। मैंने कहा यार काढ़ा बना दो, फटाफट से काढ़ा बना दो, किससे पहले कि मेरा गला खराब हो जाए। आपने बोला ठीक है मैम। आप मेरे लिए फटाफट से काढ़ा बना के लेके आ गए। जैसे ही आप मेरे लिए काढ़ा बना के लेके आए, तो हमने क्या किया, काढ़े को मेरे दोस्तों मैंने टेबल पे रखा, और मैं आपसे बातों पे बातें कर रही हूँ। काढ़ा जो है क्या हो गया आपका, ठंडा हो गया, ठीक है, काढ़ा ठंडा हो गया। मैं क्या यार मैंने पिया, मैं क्या काढ़ा तो ठंडा है, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। अब इस कहानी से मतलब क्या है, मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ वो समझना मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से। देखो यार, अब आपका अगर पानी फ्लो कर रहा है, आप अपने सामने क्या देख रहे हो, पानी बह रहा है। पानी अगर फ्लो कर रहा है तो कैसे फ्लो कर रहा है, कुछ हाइट के अंदर डिफरेंस है तो पानी फ्लो कर रहा है। मतलब एक ऊपर की हाइट से नीचे की हाइट में पानी फ्लो कर रहा है। जब भी प्रवाह होती है कोई चीज तो कुछ डिफरेंस होता है, कहने का मतलब इतना सा है, हाइट का डिफरेंस है यहाँ पर, तो आपका पानी प्रवाह कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने जो मुझे काढ़ा दिया वो गरम गरम था, लेकिन थोड़ी देर में ठंडा हो गया, क्योंकि हीट ने फ्लो किया, हीट ने प्रवाह की। गरम गरम चाय के कप से हीट बाहर की तरफ मूव करी, पर्यावरण की तरफ, और जो काढ़ा है वो ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि हीट फ्लो करी।
हीट प्रवाह हुई। कहाँ से प्रवाह हुई? आपके गरम गरम चाय के कप से ठंडे की तरफ। तो जब भी कोई चीज फ्लो करती है कुछ डिफरेंस होता है, ये मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर थोड़े कॉन्सेप्ट आप लोगों से ज्यादा आते हैं मुझे, तभी नॉलेज फ्लो कर रही है, मैं अपनी नॉलेज आप लोगों को निकाल के दे रही हूँ, तो नॉलेज फ्लो कर रही है, प्रवाह कर रही है। दोस्तों जब भी फ्लो होता है कोई चीज, प्रवाह करती है, कुछ डिफरेंस होता है। अब हमारी नॉलेज में डिफरेंस है, मेरी नॉलेज थोड़ी आपसे ज्यादा है, आपकी नॉलेज मेरे से थोड़ी कम है, ठीक है, तो हमारी नॉलेज के अंदर डिफरेंस है, जिस वजह से मेरे दोस्तों हमारी नॉलेज जो है वो क्या कर रही है? प्रवाह कर रही है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज ध्यान में रखना, जब भी कोई चीज फ्लो करती है कुछ डिफरेंस होता है। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि आप करंट में बोलते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर ये फ्लो हो रहा है चार्ज, अगर चार्ज प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो कुछ डिफरेंस तो होगा। किस चीज का डिफरेंस होता है जो ये रेट फ्लो ऑफ चार्ज होता है? मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस, ठीक है। आपके एक जगह इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, और इसी डिफरेंस को, एक जगह ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है एक जगह कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसी डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, दैट इज V, जिसे आप कहते हो वोल्टेज। तो वोल्टेज का मतलब समझो, आपके करंट को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए डिफरेंस चाहिए। अब इधर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन कम, तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन हाई वाली जगह से लो वाली जगह के ऊपर भागेंगे, कुछ डिफरेंस होगा तभी फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह करेंगे, और इस डिफरेंस को ही आपकी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस होती है वर्क डन अपॉन चार्ज, इसको ही वोल्टेज मेरे दोस्तों कहते हैं, और वोल्ट मीटर इसको मेजर करता है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने डे टू डे लाइफ में कहाँ देखा है, मेरे घर तो होता रहता है। देखो सुनो ध्यान से, अब कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब लाइट होती है ना, कभी कभी लाइट थोड़ी डिम हो जाती है, थोड़ी हल्की हल्की हो जाती है, थोड़ी डिम डिम हो जाती है, ठीक है, आपकी लाइटें डिम होने लग जाती हैं, रूम की लाइट्स हो गई या कहीं की भी लाइट हो गई, तो लाइट्स बहुत ही ज्यादा डिम होती हैं, ठीक है। ये डिम क्यों होती है लाइट्स? ये जो लाइट्स हैं ये बहुत ज्यादा कम क्यों हो रही हैं, डिम क्यों हो रही है मेरे दोस्तों? इसके पीछे रीजन क्या है? ये डिमनेस ऑफ लाइट होने के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है? ये डिम लाइटें इसलिए होती हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस, वोल्टेज कम होती है। जैसे मैं अपनी मम्मी को जब बचपन में पूछते थे ना, मैं कहता मम्मी मेरे रूम की लाइट सही से नहीं जल रही, थोड़ी थोड़ी डिम डिम हो रही है, हल्की हल्की चल रही है, मम्मी बोलती है पीछे वोल्टेज कट है। पंजाबी में इसका मतलब होता है कि पीछे से वोल्टेज कम आ रही है। तब तक छोटी थी मैं, मुझे पता ही नहीं था वोल्टेज क्या होता है। मैंने ठीक है भाई होता होगा वोल्टेज नाम का कुछ, तो मेरे से कोई पूछता था मैं बोल देती थी पीछे से वोल्टेज कम आ रही है। लेकिन जब बड़े होके कॉन्सेप्ट बने, साइंस समझ आई, तब समझ आया कि वोल्टेज कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस है वो कम है। जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और जहां को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वहां पे डिफरेंस बहुत कम है, तो वोल्टेज कम है, और इसी वजह से अच्छे से आपकी लाइट नहीं जल रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वोल्टेज कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो आपको मैंने वोल्टेज क्या होता है ये भी बता दिया, करंट क्या होता है ये भी बता दिया, प्रतिरोध क्या होता है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो चलो मेरे दोस्तों थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। क्या आप लोगों को पता है सबसे पहली जो लव स्टोरी, ठीक है, लव मैरिज हुई थी वो किसकी हुई थी? शिव जी की हुई थी, भोलेनाथ, ठीक है, लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा की सबसे पहली लव मैरिज हुई थी। तो यहाँ पर भी कहानी कुछ इस प्रकार है मेरे दोस्तों, एक है वोल्टराम, लड़के का नाम है वोल्टराम और लड़की का नाम है करंटी, ठीक है। वोल्टराम जो है वो करंटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इश्क वाला लव। लेकिन आपको पता है यार ये दोनों आपस में शादी करवाना चाहते हैं लेकिन आपको पता है जब कभी भी शादी या प्यार मोहब्बत की बात होती है ना, लात अड़ाने के लिए दुनिया आ जाती है। दुनिया को बर्दाश्त नहीं है किसी की भी शादी, किसी की प्यार मोहब्बत, दुनिया नॉनसेंस है मेरे दोस्तों। और यही यहाँ पर भी हुआ। वोल्टराम ने बोला मुझे करंटी तुमसे प्यार है, मुझे शादी करानी। करंटी ने अपने घर बात की, रिश्तेदारों ने मना कर दिया कि ये हमारी कास्ट का नहीं है, ठीक है। पंडित ने बोला तुम्हारी कुंडली मैच नहीं है। रिश्तेदारों ने बोला कि शादी नहीं हो सकती क्योंकि लड़की की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, और इस चक्कर के अंदर ये दोनों उदास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यार वोल्टराम का प्यार बढ़ता है तो करंटी का प्यार बढ़ता है, वोल्टराम की केयर बढ़ती है तो करंटी की केयर बढ़ती है। तो मतलब वोल्टराम और करंटी दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके प्यार मोहब्बत में लात अड़ाने के लिए मेरे दोस्तों रिश्तेदार आ जाते हैं। क्योंकि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बताते हैं तो हम कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो रिश्तेदार है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये आ जाते हैं लात अड़ाने। तो जैसे वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता है
ठीक है, आपकी करंट फ्लो होना चाहता है, लेकिन ये जो ओम्स है, ये रेजिस्टेंस है, ये इसको रोक लेता है। तो मेरे दोस्तों रोक लिया भैया, बात खत्म। फिर उस टाइम पर ये क्या करते हैं, भोलेनाथ को याद करते हैं कि हम शिव जी को याद करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करें, क्योंकि शिव जी की पहली लव मैरिज हुई थी। और यहाँ से V इज इक्वल टू IR एक रिलेशनशिप बन के आता है जिसको ओम्स लॉ कहा जाता है। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। मेरे दोस्तों ये ध्यान में रखना, ये लव स्टोरी याद रखना। देखो अपन क्लास में जब हम पढ़ेंगे ना, प्यार मोहब्बत डे टू डे लाइफ से कहानियों को रिलेट कर करके पढ़ेंगे, एकदम साइंस को मस्त होके पढ़ेंगे। ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बनाऊंगी मैं साइंस को आप लोगों के लिए, हाय हाय साइंस की क्लास है जाया है, आप बोले वाओ साइंस की क्लास है मजा आएगा यार, कुछ मस्ती होगी, पता भी नहीं चलेगा आपको 1 घंटा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे मैं अभी भी बता रही हूँ, शरीफों की तरह सेल चल रही है। तो 7973700450 इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर, जिसको कोर्स चाहिए, ठीक है। कॉल ट्राई कर लेना यार, अगर मिल गई तो ठीक है, कभी कभी यार मैं बिजी होती हूँ, कॉल उठा नहीं पाती, नहीं लगी कॉल तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको कोर्स में एनरोल करा दूंगी। समझ गए सारे लोग बात? चलो फिर इसी बात पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका प्रतिरोध है 4 ओम्स। What would be the resistance of another wire of same material? रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा किसी दूसरी वायर का सेम मटेरियल में जिसकी लेंथ L/2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, बताओ। A wire of a given material of length L, area of cross section A, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम्स। ठीक है, आपको बताना है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दूसरी तार की क्या होगी जब मटेरियल सेम है, लंबाई हाफ कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 गुना कर दिया। चलो मेरे दोस्तों बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गाइस वो आप लोगों का 1 ओम्स है। आ जाओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबको पता है रेजिस्टेंस होता है रो L/A, ठीक है। वो कह रहे हैं कि रो L/A रेजिस्टेंस पहली तार का 4 ओम्स है। दूसरी तार के केस में हम लेंथ को हाफ कर रहे हैं और एरिया को ट्वाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। ये हो गया, ये 2 × 2 4, 1/4 हमने बाहर लिख दिया। रो L/A क्या है 4 ओम्स, तो आपने कुछ नहीं किया, 1/4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 ओम्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गाइस जस्ट हमने फॉर्मूले के अंदर डाला है, हमें पता है प्रतिरोध होता है रो L/A, ये पहली तार का प्रतिरोध है और इसकी वैल्यू 4 हम लोगों को दे रखी है। दूसरी तार का प्रतिरोध है रो L/2, 2 × A। अब ये भी डिनोमिनेटर में ये भी डिनोमिनेटर में, क्या इसको रो L/4A लिख लूं। रो L/A तो मुझे पता ही है क्या है ये 4, तो ये मैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लूँ, 4 से 4 कैंसिल, 1 ओम। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी ये रही सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बैटरी है 15 वोल्ट्स की, ठीक है। इसको मेरे दोस्तों कनेक्ट किया गया पैरेलल ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस 4, 10 और 20 ओम से। करंट सर्किट के अंदर एम्पियर्स में कितना होगा, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर या 2 एम्पियर, बता दो। शाबाश। एक बैटरी 15 वोल्ट की है, कनेक्टेड टू अ पैरेलल ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohms, 10 ohms, 20 ohms। करंट इन द सर्किट विल बी 6 एम्पियर्स, 4 एम्पियर्स, 8 एम्पियर्स या फिर 2 एम्पियर्स, बताओ, ट्राई कर लो। ठीक है, ट्राई करो,
और बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलो हम सॉल्व करें मिलके, ठीक है, मिलके सॉल्व करते हैं गाइस। देखो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, बात खत्म। हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, एक 4 ओम्स, एक 10 ओम्स, एक 20 ओम्स, तीनों पैरेलल में है। तो 1/RP रेजिस्टेंस निकालोगे 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20। यहाँ पे आप लोग 20 को एलसीएम लोगे, 4 5 जा 20, 5 10 2 जा 7 21 जा, तो ये आ गया 28 डिवाइड बाई 20। लेकिन ये तो 1/RP है, मुझे तो आरपी चाहिए, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आरपी क्या हो जाएगा 20/8। ठीक है दोस्तों, काटेंगे हम, 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब मुझे पता है कि रेजिस्टेंस है 5/2, ठीक है, वोल्टेज मेरे को 15 दे रखी है, करंट निकालना क्या मुश्किल है। 15 इज इक्वल टू आई इंटू 5/2, 2 आ गया 30, 30 डिवाइड बाई 5 6 एम्पियर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सही जवाब है। आपको प्रतिरोध निकालना आना चाहिए बस, रेजिस्टेंस निकालनी आ गई, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्लियर। तो गाइज हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओम्स लॉ और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अगर आप ऐसी बेस्ट तरीके से साइंस सीखना चाहते हो और एक वादे के साथ कि 30 में से 30 नंबर मैं आपको दिलवा के रहूँगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करवा के रहूँगी, तो ये मेरा फ़ोन नंबर ले लो 7973700450। इस नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल कर देना, मैं आपको पेड कोर्स में एनरोल करवा दूंगी और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर, ये मेरी गारंटी है। सीटेट के बैच के अंदर आपको सीडी भी मिल जाएगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। आपको फुल ऑन पैकेज बैच है जिसमें लाइव क्लासेस, पीडीएफ्स, ठीक है, आप लोगों को सब कुछ मैं आपको लिख के बता देती हूँ क्या क्या मिलेगा। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी टीचर्स की, पीडीएफ्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल ऑन प्रैक्टिस होंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो करो। और जीक्यूपी है हमारा 75%। अगर आप हमारा कोर्स देख लेते हो और फिर भी पास नहीं हो पाते इन केस, तब आपके सारे पैसे वापस। क्लियर, डन। तो ये है मेरे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आई होप आपको मेरे साथ साइंस को पढ़ के मजा आ रहा है, एकदम बिंदास। तो साथ जुड़ते रहो, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। आप सभी लोगों का धन्यवाद।